हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आपके लिए लेके आ गए इकोलॉजी का लास्ट चैप्टर, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पर दिक्कत ये है कि एनसीईआरटी से हट गया है। तो जो बच्चा एक्स्ट्रा पढ़ते हो, जो पढ़ना चाहते हो, जिसको हर एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए, वो पढ़ो इसके लिए। लेकिन बात ये है कि जनरल नॉलेज का चैप्टर है, तो कहीं से भी सवाल उठा के डाल देता है वो लोग। तो हम चाहते हैं कि आप लोग ध्यान से देखिए, बस सुन लीजिए, देख लीजिए। सवाल कभी कभी आता है ऑब्जेक्टिव टाइप का, जो आप आराम से सॉल्व कर लोगे। बस इसके लिए क्या है कि आपको ध्यान से पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है। हम जो पढ़ा रहे हैं ध्यान देना। इसमें शुरू में एनसीईआरटी वालों ने दिया है कि कुछ एक्ट, कुछ अधिनियम दिया हुआ है। जैसे कि पहला अधिनियम क्या है? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। वातावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? ये 1986 में। उसका दिया हुआ है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, ठीक है। वायु संरक्षण और उसका जो कंट्रोल करना है, वो जो अधिनियम का 1987 में। नॉइज पोल्यूशन एक्ट, ठीक है। ध्वनि अधिनियम कब आया था? 1987 में। वाटर प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है। जल संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1974 में। तो ये सब चीज़ ध्यान रखना है। अब आप स्टार्ट करते हैं। हम लोग को तीन चीज़ यहाँ पढ़ना है: एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एयर पोल्यूशन से एंड इट्स कंट्रोल। एयर पोल्यूशन कॉज इंजरी टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, सही बात है। वायु प्रदूषण से जितने भी जीव जंतु है सबको इंजरी होता है, ठीक है। रेड्यूस ग्रोथ, उससे क्या होता है? उत्पादन कम होता है और उपज भी कम होती है ना। क्रॉप्स काउज प्रीमेच्योर डेथ ऑफ द प्लांट, और प्लांट वायु प्रदूषण की वजह से प्लांट की प्रीमेच्योर डेथ भी हो जाती है। मेथड ऑफ रिमूविंग पार्टिकुलर मैटर इन एयर पोल्यूशन कहता है कि वायु प्रदूषण में जो पार्टिकुलेट मैटर होता है, जो पोल्यूशन काउज करता है, कि उसको कैसे कैसे हटाया जा सकता है। हवा में जो गंदगी है, जो पोल्यूटेंट है, उसको कैसे? तो दो तरीके से, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के थ्रू, दूसरा स्क्रबर के थ्रू। तो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ये, एनसीईआरटी में दिया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या है? इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट, याद रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड मेथड रिमूव 99% पार्टिकुलेट मैटर। कोई भी हवा को 99% वो जो हवा में जो भी आपका पोल्यूटेंट है 99% साफ कर देता है। किसके थ्रू? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के थ्रू। तो कैसे करते हैं ध्यान से देखो। इट हैज़ इलेक्ट्रोड्स मेंटेन 1000 वोल्ट, प्रोड्यूस कोरोना, रिलीज इलेक्ट्रॉन्स विच अटैच टू डस्ट एंड गिव नेगेटिव चार्ज। तो वो कुछ नहीं होता, प्लेट्स होता है, ठीक है। इस प्लेट से वो डस्ट को पास कराया जाता है और यहाँ पर पोल क्रिएट किया जाता है, नेगेटिव चार्ज। ये जो नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन्स कहलाता है, और ये इलेक्ट्रॉन्स डस्ट को चिपका लेगा अपने पास, और डस्ट जो है, हवा जो है, साफ होकर बाहर निकल जाएगा। इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर बोलते हैं। और ये बात लिखता है 99% इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या करता है? वाटर को साफ कर देता है, ठीक। वेलोसिटी वर बिटवीन मस्ट बी स्लो टू अलाउ डस्ट फॉल। तो ये जो प्लेट के अंदर जो हवा को स्लोली पास करना होता है, जिससे कि हवा के अंदर जितने भी डस्ट वस्ट है, जो इलेक्ट्रॉन्स है, इसको चिपक करके रख ले अपने पास, ठीक है। दूसरा जो हमको साफ करने का जो तरीका है हवा को, स्क्रबर के थ्रू। तो स्क्रबर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं? रिमूव गैसेज लाइक एसेटो। अगर हवा में सल्फर डाइऑक्साइड गैस है तो हमको ये तरीका लगाना पड़ेगा, स्क्रबर तरीका। कैसे करते हैं? इन स्क्रबर एयर पास्ड थ्रू वाटर या लाइम। हवा को चूना पानी से पास कराया जाता है, ठीक है। और चूना पानी पर केमिकल रिएक्शन होता है, और वहाँ पे जितने भी आपका SO2 है, SO2 चूना पानी के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम सल्फेट बना देता है, और हवा फ्रीली पास होकर बाहर निकल जाता है। अकॉर्डिंग टू CPCB, मोस्ट विवे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। CPCB का मतलब होता है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक बोर्ड का नाम है, CPCB लिखा हुआ भी है। पार्टिकुलेट साइज डायमीटर लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर। मान लो ये हवा है, हवा के अंदर किसी भी अगर पोल्यूटेंट है, इसका डायमीटर कितना होना चाहिए? 2.5 माइक्रोमीटर से कम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग ग्रेटेस्ट हार्म टू ह्यूमन। अगर हवा में ये पार्टिकुलर मैटर 2.5 मीटर से कम अगर हवा में है और हम सांस ले रहे हैं, तो हमारे लंग्स में आके हमको बहुत घातक बीमारी कर सकता है। तो ऑब्जेक्टिव सवाल है। ऑटोमोबाइल्स आर मेजर कॉज फॉर एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन इन मेट्रो सिटीज़। बड़े बड़े शहरों में जो आपका बाइक्स वाइक्स हैं, सबसे ज़्यादा मेजर जो कारण है हवा पोल्यूशन का, वायु प्रदूषण का। कैटालिटिक कन्वर्टर इज मोस्ट वीवीआई फ्रॉम माई साइड, ठीक है। कैटालिटिक कन्वर्टर आर मेड अप ऑफ एक्सपेंसिव मेटल्स। क्या करता है ये? गंदी हवा को जब वो सलेंसर होता है, सलेंसर के अंदर कुछ हम लोग मेटल्स का कुछ लगा देते हैं, ठीक है। कन्वर्टर वो क्या करता है? जो जलता है फ्यूल ईंधन, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस निकलता है उसको कन्वर्ट करके CO2 में बदल देता है। नाइट्रोजन गैस जो निकलता है उसको कन्वर्ट करके, ठीक है, N2 जो गैस निकलता है उसको कन्वर्ट करके नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है आपको दिखाएंगे नीचे कैसे होता है, कन्वर्ट करता है, ध्यान से देखिए। कैटालिटिक कन्वर्टर मेरा बस सुन सकते, 3 मेटल से मुख्य रूप से कैटालिटिक कन्वर्टर पर बना होता है, जो हम लोग गाड़ी के बाइक के साइलेंसर में लगाते हैं। गंदा धुआं जो निकलता है उसको साफ करके बाहर निकालता है। कैसे? सुनो।
तो आपसे सवाल पूछेगा कि कैटालिटिक कन्वर्टर किस चीज़ का बना होता है, तो प्लेटिनम रोडियम का बना होता है। या तो प्लेटिनम का होगा, या तो पैलेडियम का होगा, या तो रोडियम का। इसके अंदर बहुत ये जो मेटल्स है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मेटल्स है। ये क्या करता है, रेड्यूस इमिशन ऑफ पॉइजनस या हार्मफुल गैसेज, जो भी साइलेंसर से गंदा हवा जो निकलता है उसको साफ कर देता है। तो ये कैसे काम करता है, ध्यान से देखो। कैटालिटिक कन्वर्टर जैसे कि मान लो आप पेट्रोल या डीजल चला रहे हैं, तो आपके इंजन से दो धुआं निकलता है। उस धुआं जो अगर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है तो वो जल के क्या बन जाएगा, उसको कन्वर्ट करके किसमें बन देगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, जो हमारे लिए कम नुकसान है। अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलता है तो उसको कन्वर्ट करके क्या बना देगा, नाइट्रोजन गैस। ठीक है, तो इसलिए कैटालिटिक कन्वर्टर को गाड़ी के साइलेंसर में लगाया जाता है, जिससे जिसने भी हार्मफुल नुकसान जो गैसेज हैं उसको कम कर दिया जाता है। तो आपसे सवाल पूछेगा कि कैटालिटिक जो कन्वर्टर है किस मेटल का बना हुआ है, तो याद रखना प्लेटिनम, प्लेटिनम और रोडियम का बना होता है। ठीक है, फिर आपको कहता है वी शुड लेड फ्री अनलीडेड पेट्रोल बिकॉज लेड पेट्रोल का एक्टिवेट कैटलिस्ट। ठीक है, एक्टिवेट द कैटलिस्ट। आइए, नॉइज पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण। आइए, नॉइज पोल्यूशन कॉज फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर इन ह्यूमन, हमारे अंदर बीमारी करता है। 150 डेसिबल, ये ध्वनि को नापने का यूनिट है, डेसिबल। ठीक है, यूनिट 150 या इससे ज़्यादा मोर जनरेटेड बाय जेट इंजन, हवाई जहाज का जो इंजन से निकलता है, रॉकेट से। डैमेज ईयर ड्रम्स, हम हमारे कान के पर्दों को नुकसान पहुंचाता है। और काउज परमानेंटली इम्पेयरिंग हियरिंग एबिलिटी, और परमानेंटली हम लोग बहरा हो जाते हैं। इवन क्रॉनिक या स्लोली एक्सपोजर टू द रिलेटिवली लोअर नॉइज ऑफ द सिटीज़ में परमानेंटली डैमेज द हियर एबिलिटी। यहाँ तक कि लगातार अगर हम धीमे धीमे आवाज़ के कॉन्टेक्ट में अगर लगातार रहें तो हमारा कान के सुनने की क्षमता को हमेशा के लिए डैमेज हो सकता है। ठीक है, फिर कहता है इट ऑल्सो कॉज स्लीपनेस, हमारी नींद को ख़त्म कर देगा ध्वनि प्रदूषण की वजह से। हमारा जो हार्ट का जो धड़कन है वो बढ़ जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगा। ठीक है, और हमारा सांस लेने का दर भी बढ़ जाएगा और तेज़ी से बढ़ जाएगा। ठीक है, रिडक्शन ऑफ नॉइज बाय साउंड एब्जॉर्बेंट, ध्वनि को कैसे कम कर सकते हैं, साउंड ऑब्जर्वेंट से। और हम लोग बहुत सारा ट्री लगा करके ध्वनि को क्या कर सकते हैं, एग्जॉर्ब कर सकते हैं। नियर रोड साइड कॉलेज मफलिंग, जैसे कि हम लोग अक्सर हाईवे के अगल बगल देखते हैं बहुत बड़ा बड़ा गाछ लगा हुआ रहता है बीचों बीच, सरकार इतना पैसा खर्चा करता है, तो उससे क्या फ़ायदा है, जो चलता हुआ गाड़ी से जो आवाज़ निकलता है उस आवाज़ को एब्जॉर्ब कर लेता है कौन, जो आसपास जितने भी वृक्ष होते हैं, प्लांट्स होते हैं। तो इसी प्रोसेस को क्या कहा गया बाबू, मफलिंग हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मफलिंग। या अगर रूम के अंदर बहुत ज़्यादा ध्वनि प्रोड्यूस होता है तो साउंड एब्जॉर्बर लगाते हैं, फोम वोम चिपका जाते हैं दीवार में, तो उससे ध्वनि प्रदूषण कम हो जाता है। याद रहेगा। आइए, अब कुछ डाटा यहाँ पर देखिए, 80 डेसिबल तक अगर हमारा चला जाएगा तो नॉइज पोल्यूशन कहलाएगा। हम लोग का जो 140 डेसिबल अगर चला जाएगा तो अनबिगल, सहने की क्षमता नहीं, कान का पर्दा फट जाएगा। 30 से 60 डेसिबल हम लोग सुनने के लिए है, नॉर्मल हियरिंग के लिए। ठीक है, ये डेसिबल मतलब यूनिट है साउंड को मापने का। अब कहता है द एजेंट विच कॉज पोल्यूशन इज कॉल्ड पोल्यूटेंट, सिंपल सी बात है। ऐसे वो चीज़ जो पोल्यूशन कॉज करता है पोल्यूटेंट कहलाता है। पोल्यूटेंट डिवाइडेड टू कैटेगरी, ध्यान से रखना, मोस्ट बीबीआई फ्रॉम माई साइड, प्राइमरी पोल्यूटेंट और दूसरा सेकेंडरी पोल्यूटेंट। काउज डायरेक्ट पोल्यूशन, कार्बन से क्या बनेगा CO2, सल्फर से क्या बनेगा SO2, नाइट्रोजन से क्या बनेगा NO2। तो ये लोग ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट कंबाइन करके डायरेक्ट कुछ गैस बनाता है जो हमारे लिए नुकसानदायक है। तो जो डायरेक्ट पोल्यूशन काउज करता है उसको प्राइमरी पोल्यूटेंट बोलते हैं, जैसे कि सिंपल गैसेज। ठीक है, लेकिन जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या करता है कि डायरेक्ट पोल्यूटेंट से मिलकर दूसरा प्रोडक्ट बनाता है। देखो, फॉर्मेट बाय प्राइमरी पोल्यूटेंट। ठीक है, तो मान ले C+O2 CO2 बनाया और CO2 के साथ फिर कुछ ऐसा चीज़ मिलेगा जो एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा, जो किसके अंदर आ जाएगा, सेकेंडरी पोल्यूटेंट के अंदर। याद रखना क्या करेगा, इनडायरेक्ट पोल्यूशन करता है प्राइमरी पोल्यूशन के कंबाइन से। देखो, मोस्ट VVI फ्रॉम माई साइड, हर साल का पूछने वाला PAN किसका एग्जाम्पल है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट का। परऑक्साइड एसिटाइल नाइट्रेट, परॉक्सी एसीटेट नाइट्राइल। ठीक है, परॉक्साइड एसीटेट नाइट्राइल, पैन का जो हमेशा एग्जांपल पूछा जाएगा, सेकेंडरी पोल्यूटेंट के अंदर आता है। प्राइमरी के अंदर कार्बन, सल्फर और नाइट्रोजन, ये क्या है, प्राइमरी के अंदर आता है, जबकि PAN सेकेंडरी के अंदर आता है। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट DDT का हर साल आता है, कि जैसे देखो, क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट, जितने भी जंगल मारने वाला दवाई है, जैसे कि हर्बिसाइड, फंजीसाइड, वीडीसाइड, DDT, तो इसमें से हर साल DDT का पूछता है। DDT कौन सा है, क्वालिटेटिव, क्वालिटी थोड़ा सा दोगे तो ये क्या कर देगा, पोल्यूशन कर देगा। ठीक है, क्वालिटेटिव। जबकि हमको जो यहाँ पर नीचे दिया हुआ है क्वांटिटेटिव में, मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में रहेगा तब ये हमको पोल्यूशन काउज करेगा। जैसे CO नॉर्मल में नहीं करेगा, बहुत सारा CO रहेगा तो क्वांटिटेटिव बढ़ गया, तो इसको क्वांटिटेटिव बोलते हैं। इसके बढ़ने से क्या वजह से क्या होता है, हमको पोल्यूशन हो सकता है। तो इसलिए उसको, उसके अंदर जितने भी गैसेज हैं क्वांटिटेटिव के अंदर रखा गया, जबकि जितने भी वो वीडीसाइड, हर्बिसाइड, वीडीसाइड वगैरह है तो ये किसके अंदर है, क्वालिटेटिव के अंदर। तो आपको याद रखना है सेकेंडरी पोल्यूटेंट का एग्जांपल पैन, और क्वालिटेटिव के अंदर आता है DDT। ठीक है, DDT का एग्जांपल हर हाल में याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाओ वाटर पोल्यूशन में। ठीक है,
जल प्रदूषण कहता है कि 0.1% अगर पानी में इम्प्योरिटी हो गया तो उसको पीने लायक हम लोग नहीं समझेंगे। मोस्ट डिफिशिएंट आर रिमूव आर डिसॉल्व सॉल्ट्स, कहता है कि पानी में सबसे ज़्यादा हमको दिक्कत होता है तो सॉल्ट को, पानी में जो नमक की मात्रा उसको हटाना, जैसे कि नाइट्राइट्स, ठीक है, फॉस्फेट्स, अदर न्यूट्रेंट्स, टॉक्सिक्स मेटल, जहरीले मेटल का हिंदी क्या होता है वो, जहरीले जो भी मेटल्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। द अमाउंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द सीवेज इज मेजर्ड बाय बोर्ड। आपको पता है बीओडी तो पढ़ा ही है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, किसी भी चीज़ को सड़ने गलने के जितने भी ऑक्सीजन की चाहिए उसी को बीओडी कहा था, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन वाटर आल्सो कॉज एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ प्लैंक्टन दैट इज फ्री फ्लोटिंग एल्गी कॉल्ड एज अल्गल ब्लूम। मान लो ये कोई तालाब है, इस तालाब में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट है, क्या है, मान लो कार्बन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस, तो इतना सारा चीज़ होने के लिए से यहाँ पर तेज़ी से क्या करेगा, ग्रो करेगा, तालाब में क्या होगा, क्या करेगा, तेज़ी से पेड़ पौधे तेज़ी से ग्रो करेंगे, इतना ग्रो करेंगे हैबिट हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस क्या बोलता है, अल्गल ब्लूम काउज डिटोरेशन ऑफ द वाटर क्वालिटी बाय फिश मोर्टेलिटी। और यहाँ पर तेज़ी से सब कुछ ग्रो होने की वजह से सारा न्यूट्रिएंट कौन लेगा, यहाँ पर ग्रो होने वाले एल्गी, और यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, मात्रा कम हो जाएगा, ऑक्सीजन का मात्रा कम होने की वजह से मछली मर जाएगा, याद रहेगा। जैसे कि एक बेस्ट एग्जांपल आपको वाटर हाइसिंथ, मोस्ट वीवीआई हर साल कराते हैं, इस साल भी कराएंगे और पूछेगा, सुनो। वाटर हाइसिंथ जिसको हम लोग क्या बोलता है, आइकोर्निया क्रासा, क्या बोलता है, आइकोर्निया क्रासा। एक्सोटिक एलियन स्पीसीज टेकन इन इंडिया फॉर ब्यूटीफुल फ्लावर एंड इट्स शेप। एक्सेसिव ग्रोथ काउज ब्लॉक इन वाटर, तेजी से तालाब में ग्रो तो वाटर को क्या करता है, ब्लॉक करेगा। ग्रोथ फास्टर टू रिमूव, ठीक है, आवर एबिलिटी, इतना तेजी से ग्रो करता है उसको हम हटा भी नहीं सकते। वन मोस्ट प्रॉब्लमेटिक वीड्स भी कहता है दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाला वीड्स, ऑल्सो कॉल्ड द टेरर ऑफ बंगाल, लीड्स टू इम्बैलेंस इन इकोसिस्टम, इतना तेजी से ग्रो करता है कि इकोसिस्टम को क्या कर देता है, इम्बैलेंस कर देता है। वाटर हाइसिंथ में थोड़ा सा पढ़ लेना भैया। अब ये कुछ डिजीज़ है, ठीक है, वाटर पोल्यूशन की वजह से कि कौन कौन सा बीमारी हो सकता है अगर आप गंदे पानी पीते हैं, तो ध्यान से देखो। मरकरी, अगर आपके पानी में Hg मरकरी पारा की मात्रा अगर है तो आपको कौन सा बीमारी हो सकता है, मिनीमाटा डिजीज़। एम फॉर मरकरी, एम फॉर मिनीमाटा डिजीज़। आपके पानी में अगर कैडमियम की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो इटाइटाई आपको बीमारी होगा, इटाइटाई मतलब पेनफुल स्केलेटल मसल्स, आपका मसल्स में बहुत ज़्यादा दर्द होगा। अगर आपके पानी में कॉपर की मात्रा है तो आपको हाई ब्लड प्रेशर का बीमारी हो जाएगा। अगर आपके पानी में लेड की मात्रा है, ठीक है, मतलब कि सीसा की मात्रा है तो आपका किडनी ब्रेन डैमेज हो जाएगा, ठीक है। आर्सेनिक की मात्रा है तो आपका ब्लैक फुट डिजीज़ हो जाएगा। फ्लोरीन की मात्रा अगर ज़्यादा है तो ये तो पड़े ही है, एक्सेस फ्लोरीन, तो फ्लोरोसिस हो जाएगा, जिससे स्वेलिंग हो जाएगा गम में, मसूरों में सूजन आ जाएगा फ्लोरोसिस की वजह से। और नाइट्राइट की मात्रा अगर बहुत ज़्यादा है पानी में तो ब्लू बेबी सिंड्रोम्स होगा, मतलब वो कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर का। और ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, देखिए बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन नीडेड बाय क्या है जी, एरोबिक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मेटल इन वाटर। मान लो ये कोई पानी है, इसमें हम लोग बहुत सारा कीड़ा कचरा फेंक दे, इस कचरा को सराहने गलाने के लिए जितना ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए उसी ऑक्सीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जैसे ही ऑक्सीजन यहाँ सड़ेगा गलेगा वैसे वैसे BOD की मात्रा कम भी हो जाएगा, ठीक है। सड़ने गलने के बाद पानी साफ हो जाएगा और BOD क्या हो जाएगा, जीरो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, DO का मतलब डिजोल्व ऑक्सीजन, घुला हुआ ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगा। तो ये ग्राफ हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं, तो ग्राफ यहाँ पर देखिए A और यहाँ पर क्या दिया हुआ है B। तो A में देखिए ये BOD क्या है, बहुत ज़्यादा है, मतलब कि यहाँ पर पानी गंदा बहुत ज़्यादा है, ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा है। जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर रहेगा उतना BOD चाहिए, और ऑर्गेनिक मैटर सड़ते 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 क्या हो गया, कम हो गया, और BOD क्या हो गया, जीरो। और जैसे ही BOD जीरो हो गया तो तेज़ी से आपका पानी साफ होता गया, साफ होता गया, यहाँ पर डिजोल्व ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो गया, बढ़ गया। तो मैक्सिमम डिजोल्व ऑक्सीजन यहाँ पर मिनिमम, यहाँ पर मैक्सिमम BOD, यहाँ पर मिनिमम BOD, ठीक है, याद रहेगा। तो डायग्राम ध्यान से रखना है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है पॉइंट ए, यहाँ पर कहता है कि फिश किल, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर है तो ऑक्सीजन नहीं है, BOD चाहिए, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो सारा सराहने गलाने के लिए बैक्टीरिया इस्तेमाल कर रहा है, तो मछली को यहाँ पर ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, तो मछली क्या हो जाएगा, मर जाएगा। फिश किल एंड डिसअपियर टू क्लीन वाटर ऑर्गेनिज्म। पॉइंट बी पर आ जाओ, पॉइंट बी पर हमारा क्या हो गया, देखो घुला हुआ ऑक्सीजन पानी में क्या हो गया, बढ़ गया, और घुला हुआ ऑक्सीजन जैसे पानी में बढ़ेगा तो फिश से हो जाएगा और पानी क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर NCERT का डाटा BOD और आपका पोल्यूटेंट की मात्रा ले देगा। लॉ, अगर पानी में BOD लॉ है कितना, लेस देन 500 मीटर, तो क्या मानेंगे, लॉ पोल्यूटेंट है। अगर हम बोलेंगे मीडियम पोल्यूशन पानी है तो कितना BOD होना चाहिए, 1500 से 4000 मिलीग्राम पर लीटर। और वहीं पर बोलेंगे पानी में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है तो BOD की मात्रा कितना होना चाहिए, 4000 से ज़्यादा। याद रहेगा बाबू, आइए याद रहेगा, आइए। अभी हम लिखा DO का मतलब डिजोल्व ऑक्सीजन, पानी में घुला हुआ मात्रा, डिजोल्व ऑक्सीजन बिलो 8.0 मिलीग्राम पर लीटर कंसिडर एज पोल्यूटेंट, अगर इतना रहेगा तो पोल्यूशन का। COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इंडिकेटर ऑफ वाटर क्वालिटी। COD किसी पानी का क्वालिटी को बताता है, विच मेजर ऑक्सीजन डिमांड बाय केमिकल यूजिंग पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2CR2 के थ्रू इसको मापते हैं COD को,
ठीक है। नाइट्रेट्स कंबाइंड विथ हेमोग्लोबिन, आपको पता है काउज डिजीज, मीथेन, हेमोग्लोबिनिया और ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये बीमारी पूछता है कि अगर पानी में नाइट्रेट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो वो नाइट्रेट्स, जब हम पानी को पीते हैं तो नाइट्रेट्स हमारे ब्लड में हेमोग्लोबिन के साथ मिलकर कंपाउंड बना देता है और उससे हमारे किसी भी प्रॉब्लम में हो जाएगा, जिससे बीमारी होते हैं मीथेन, हेमोग्लोबिनिया और ब्लू बेबी सिंड्रोम करते हैं, विच रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड, जिसकी वजह से हमारे खून में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बाकी एक बैक्टीरिया को हम लोग बचपन से जानते हैं, ई कोलाई बैक्टीरिया, इसके चेरिया कोलाई बैक्टीरिया भी बोलते हैं, इंडिकेट वाटर पोल्यूशन बाय फीकल मैटर। किसी पानी में ई कोलाई जितना ज़्यादा रहेगा वो पानी उतना ही ज़्यादा पोल्यूटेड रहेगा, क्योंकि पानी ई कोलाई बैक्टीरिया हमारा इंटेस्टाइन में मिलता है और इंटेस्टाइन वाला बैक्टीरिया अगर पानी में है तो मतलब हग के ज़्यादा उसको ख़राब कर दिए तो पानी क्या हो गया, पोल्यूटेड हो गया। ठीक है। लाइकेन सर इंडिकेटर ऑफ SO2 पोल्यूशन, मोस्ट भी है, ये बहुत बार पढ़ा है आपको 11 में है ये बात, कि जहाँ पर SO2 का सल्फर डाइऑक्साइड का पोल्यूशन होगा वहाँ पर लाइकेन ग्रो नहीं करता है। अगर लाइकेन ग्रो कर रहा है तो उसका मतलब वहाँ पर SO2 का पोल्यूशन नहीं है। आइए, CO का मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। बाइंड्स 200 गुना ज़्यादा फास्टर विथ हेमोग्लोबिन टू ऑक्सीजन। मान लो कहीं पर CO और ठीक है ऑक्सीजन को रखेंगे तो सबसे ज़्यादा तेज़ी से 2 गुना तेज़ी से CO किसके साथ जाके चिपक जाएगा, हेमोग्लोबिन के साथ। आइए, अब व्हाट इज़ बायोमैग्निफिकेशन, मोस्ट VBI। हाँ हाँ उस बायो मैग्नीफिकेशन मोस्ट VBI सब्जेक्टिव सवाल। ठीक है। अब कहता है क्या कि मान लो हर एक लेवल पर जब आपका पोल्यूटेंट का लेवल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो मान लो यहाँ पर 0.1 है, 0.2, 0.3, तो आपका सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल पर मान लो क्या है, ये क्या है, पोल्यूटेंट क्या हो गया, बढ़ गया। तो इसी प्रोसेस क्या होता है, बायो मैग्नीफिकेशन। रट लो बाबू सब्जेक्टिव, जिसको ज़्यादा पढ़ना है। कंसनट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट नॉन डिग्रेडेबल, याद रखना, सर निकलने वाला नहीं है। कंसनट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट और ब्रैकेट में लिखे नॉन डिग्रेडेबल इज इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ द ट्रॉपिक लेवल। मान लो प्लांट है, उसके बाद क्या है, फ्रॉग है, फ्रॉग को कौन खाया, मेंढक, तो प्लांट में 0. फ्रॉग में कितना 0.3 और उसको कौन खा लिया, स्नेक, स्नेक में 0.3। तो हर एक ट्रॉपिक लेवल पे क्या होता है, आपका जो है DDT की संख्या बढ़ रहा है, मतलब ऐसे पोल्यूटेंट बढ़ रहा है जो नॉन डिग्रेडेबल है। तो इसी प्रोसेस को बायो मैग्नीफिकेशन कहा गया है। तो ध्यान से दो, कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट नॉन, हाँ वैसे नॉन डिग्रेडेबल इज इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ, हाँ वैसे कंसंट्रेशन पोल्यूटेंट नॉन डिग्रेडेबल इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ द ट्रॉपिक लेवल। इट अकर्स इन एक्वाटिक फूड चेन, पानी में होता है, बिकॉज pollutant accumulated by an organism cannot metabolize or excrete out and pass to the trophic level stored in the fatty tissue. Biomagnification occurs in mercury and DDT. Most VBI, इसको उतार लो कहीं कॉपी में, कॉपी में क्या कर लो कहीं उतार लो। बायोमैग्निफिकेशन कौन दिखाता है, तो मरकरी और DDT। मेरी तरफ से गिफ्टेड सवाल है, मोस्ट VBI कौन दिखाता है, मरकरी और DDT। मतलब कि देखो पानी में मान लो कोई दवाई छिड़का दी, DDT छिड़का, तो मछली को उसको कौन खाए, छोटी मछली छोटी को कौन खाए, बड़ी मछली बड़ी को कौन खाए, हम। तो सबसे ज़्यादा जो DDT की मात्रा कहाँ होगा, हमारे अंदर। तो हर एक ट्रॉफिक लेवल पे जो आपका जो पोल्यूटेंट का कंसंट्रेशन क्या हो गया, बढ़ता गया। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखो, समझ में आ ही जाएगा और डेफिनेशन को रट लेना है। ठीक है। तो पहला सवाल ऑब्जेक्टिव का देखो कि बायोमैग्निफिकेशन किस में दिखाता है, मरकरी और DDT। मरकरी का इंग्लिश क्या होता है, Hg, पारा रे मरकरी रे। आइए देखिए, वाटर में DDT की मात्रा कितना था, 0.003 पार्ट्स पर बिलियन, PBB है, पार्ट्स पर बिलियन। देखो उसको छोटे जानवर ने खाया, जिसको जू प्लैंकटन बोलते हैं, उसके अंदर कितना आ गया 0.04 ppm पार्ट्स पर मिलियन DDT। उसको कौन खाया, स्मॉल फिश, उसके अंदर कितना आ गया 0.5 ppm। उसको कौन खाया, बड़ी मछली, बड़ी मछली के अंदर कितना आ गया 2 ppm। और उसको कौन खाया, और उससे चिड़िया खा लिया, उसके अंदर कितना आ गया 25 पार्ट्स पर मिलियन DDT। तो आप देखो कि हर एक ट्रॉपिक लेवल पर DDT का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, बढ़ गया है। और हर एक ट्रॉपिक लेवल पर जब पोल्यूटेंट का कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बायोमैग्निफिकेशन। दिस इज सब्जेक्टिव सवाल, मोस्ट VBI। क्या करेंगे, मोस्ट VBI करेंगे, याद रहेगा। आइए अब ध्यान से देखो, एक सवाल आता है एग्जाम्पल में, फिश ईटिंग बर्ड्स, ऐसे चिड़िया जो किसको खा रहा है, मछली को, किसको, तो DDT कहाँ चला गया, मछली से फिश के अंदर। तो फिश ईटिंग बर्ड्स थ्रू बायोमैग्नीफिकेशन हाई कंसंट्रेशन ऑफ DDT डिस्टर्ब कैल्शियम मेटाबॉलिज्म
ऐसे चिड़िया जो मछली को खाता है, तो डीडीटी मछली चिड़िया के अंदर जाने की वजह से मछली चिड़िया के अंदर जो एग प्रोडक्शन है, ठीक है, डिस्टर्ब कर देता है, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को डिस्टर्ब करता है ना। एंड काउज थिनिंग ऑफ द एग सेल एंड देयर प्रीमेच्योर ब्रेकिंग इवेंचुअली डिक्लाइन इन बर्ड पॉपुलेशन। कहता है कि चिड़िया के अंदर अभी तेजी से उसकी जनसंख्या क्यों घट रहा है, तो ये जो चिड़िया जो मछली को खाता है, तो डीडीटी मछली से कहाँ चला गया, चिड़िया में, और डीडीटी चिड़िया के अंदर जाके जो एग्स बन रहा है, एग्स का सेल को कमज़ोर कर देता है। तो जैसे ही जो चिड़िया है एग्स को रिलीज़ करेगा, तो एग रिलीज़ होते ही टूट जाएगा। अब जब अंडा टूट जाएगा तो नया बच्चा पैदा होगा नहीं, जिससे की वजह से उस चिड़िया का जो स्पीसीज क्या हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। आओ, यूट्रोफिकेशन, ये भी वैसा ही है। तो नेचुरल एजिंग ऑफ लेक बाय न्यूट्रेंट रिच इन इट्स वाटर। अब कोई तालाब है, 100 साल के बाद, 100 साल नहीं, 10 साल के बाद देखो तालाब क्या हो गया, धीरे धीरे गहराई क्या हो गया, कम हो गया, उसमें बहुत ज़्यादा एल्गी ग्रोथ कर गया है, फंगाई वो डिफरेंट टाइप वो वाटर एक्वाटिक प्लांट ग्रोथ कर गया, धीरे धीरे तालाब का गहराई क्या हो गया जी, खत्म हो गया। तो खत्म क्यों हो गया, वहाँ पर जितने भी बाहर से जो पानी आके तालाब में गिर रहा है, तो खेतों से आके गिर रहा होगा या आंगन से आगे, तो जो हाई न्यूट्रिएंट आता है तो सारा तालाब में, तालाब में आने की वजह से ज़्यादा वहाँ पर प्लांट का ग्रोथ हुआ, ग्रोथ होने की वजह से तालाब का गहराई धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म हो गया। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन हो गया। तो देखो, नेचुरल एजिंग ऑफ लेक बाय न्यूट्रिएंट रिच ऑफ इट्स वाटर। इन लेक नाइट्रोजन फॉस्फरस ड्रेन बाय स्टीम एंड ग्रोथ ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स। तेजी से एक्वाटिक प्लांट ग्रोथ करेगा, ठीक है। इंक्रीज लेक फर्टिलिटी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल रिमेन बिगिन टू डिपोजिट ऑन लेक बॉटम, ठीक है। नेचुरल एजिंग ऑफ लेक अकर्स इन 1000 ईयर, 1000 साल तक कोई तालाब है अपने आप वो बंद हो जाएगा, उसको नेचुरल एजिंग बोलेंगे, ठीक है। प्राइमरी कॉन्टाटेंट और नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स। कहता है कि सबसे ज़्यादा जो तालाब में कौन होता है फंडामेंटल, नाइट्रेट फॉस्फेट सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। इकोलॉजिकल सैनिटेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। सॉलिड वेस्ट आइए, रिसाइकलिंग सॉलिड वेस्ट, नॉन रिसाइकलिंग सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट आर ट्रांसफर्ड इनटू द लैंडफिल्स बाय द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कंटेन ई वेस्ट, हॉस्पिटल वेस्ट इत्यादि। फॉर कंट्रोल ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, न्यू टेक्निक अप्लाइड बाय अहमद खान इन बेंगलोर। किसमें, अहमद खान बेंगलोर में बनाया था। द मिक्सचर ऑफ पॉलीथीन नॉन एज पॉलीब्लेंड मिक्स विद द विटामिन एंड यूज इन मेकिंग रोड्स। कोई बात नहीं यार, अहमद खान एक आदमी का नाम है जो बेंगलोर का था, उसने प्लास्टिक के साथ क्या है एक कंपाउंड बनाया, कंपाउंड का नाम क्या रख दिया बाबू, ठीक है, पॉलीब्लेंड के साथ मिक्स किया बिटुमिन, और उस दोनों कंपाउंड का मिला करके उसमें रोड्स को क्या बनाया, रोड्स बनाया। तो प्लास्टिक का इस्तेमाल हमने कर लिया, किसके द्वारा, अहमद खान के द्वारा, ठीक है, याद रहेगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग, सिंपल सी बात है, याद रखना। रमेश चंद्र डागर इन हरियाणा, सोनीपत का था। नो नीड ऑफ केमिकल, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात है तो केमिकल का इस्तेमाल नहीं होगा, और ना ही कोई खाद वाद का होगा, फर्टिलाइजर का। नेचुरल फर्टिलाइजर कैन बी यूज टू जनरेट नेचुरल गैसेज फॉर सेटिस्फाइंग एनर्जी नीड्स। डागर हैज क्रिएटेड हरियाणा किसान वेलफेयर मेंबरशिप, ठीक है। रेडियो एक्टिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा सवाल आता है रेडियो एक्टिव से, देखो ध्यान से देखो। रेडियो एक्टिव, रेडियोएक्टिव वेस्ट, द रेडियोएक्टिव मटेरियल्स आर मच मोर हार्मफुल, आपको पता है, एंड दे ऑल्सो कैन काउज, ठीक है, म्यूटेशन एज वेल एज डिफरेंट टाइप ऑफ डिसऑर्डर, इजी कैंसर। रेडियोएक्टिव मटेरियल्स की वजह के, जैसे कि बम जो फटता है, यूरेनियम वगैरह रिलीज होता है, तो उससे क्या होता है, कैंसर काउज हो सकता है। तो कहता है कि रेडियोएक्टिव मटेरियल का यूज़ हम लोग को कैसे करना है, यूज़ करने में उसको छुपाना कहाँ है, देखो। द डिस्पोजल, मतलब उसका वो जो वेस्ट को छुपाना है। डिस्पोजल रेडियोएक्टिव वेस्ट इज़ ए मेजर प्रॉब्लम। इसको कैसे डिस्पोज करना, देखो। इट इज़ डिकम्पोज इन द सील्ड कंटेनर, एक बहुत बड़ा कंटेनर बनाते हैं, सारा घुसा करके इसको पहाड़ के अंदर कहीं पर 1000 फीट नीचे इसको गाड़ देना होता है, देखो, विद इन द रॉक अबाउट डेप्थ इनसाइड द सॉइल। द इफेक्टिव ऑफ रेडियोएक्टिव वेस्ट इज इन नागासाकी हिरोशिमा, क्योंकि यहाँ पर क्या करना, ठीक है। आओ मेरे तरफ से गिफ्टेड सवाल ऑब्जेक्टिव का, मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव सवाल मेरे तरफ से गिफ्टेड। 2 दिसंबर 1984, भोपाल गैस कांड का नाम तुम लोग पढ़े हो, 2 दिसंबर 1984, ठीक है। भोपाल गैस ट्रेजिडी, ठीक है। एंड काउज गैस इज मिथाइल गैस, कौन सा गैस, MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड CH3NC, रिलीज फ्रॉम यूनियन कार्बाइड इंडस्ट्री। सुनो इसका कहानी ध्यान से सुनो, याद रहेगा। भोपाल में एक फैक्ट्री था, ठीक है, का केमिकल फैक्ट्री था, जिसका नाम था क्या था, ठीक है, यूनियन कार्बाइड कंपनी का नाम था। और वहाँ पर क्या हो गया कि अचानक से रात के 12 बजे 2 दिसंबर 1984 को कि किसी वजह से वो गैस का टैंकर रिलीज़ होने लगा। रिलीज़ होने की वजह से अचानक वो गैस क्या था, पॉइजनस गैस था, और गैस का नाम क्या था, MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। उस गैस के रिलीज होने से की वजह से रातों रात जितने भी मजदूर वहाँ काम कर रहा था, सारा का सारा मजदूर का क्या हो गया, सफोकेशन की वजह से मौत हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भोपाल गैस कांड। तो ऑब्जेक्टिव सवाल कैसे पूछता है, कब हुआ था, 2 दिसंबर 1984 को, क्या नाम दिए थे, भोपाल गैस कांड दिए थे। क्यों हुआ था, कि लीक हो गया था कोई गैस, गैस का नाम क्या था, MIC, पूरा नाम क्या, मिथाइल आइसोसाइनेट, केमिकल कंपाउंड का नाम क्या बताया, CH3NC, आपको पता है आइसोसाइनेट, और रिलीज फ्रॉम द यूनियन कार्बाइड कंपनी। मोस्ट वीवीआई सवाल, ठीक है।
ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट वीवीआई टॉपिक, ठीक है, ज़्यादा है नहीं। आइए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ग्रीन हाउस गैसेस का नाम सब आपको ग्लोबल वार्मिंग सुनाओ। ग्रीन हाउस गैसेस अलाउड द लाइट रेडिएशन इंटर इन द अर्थ सरफेस बट प्रिवेंट बैक आउटसाइड द अर्थ सरफेस, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस which continue to rise the temperature of earth due to high temperature, the melting of the ice occurs at polar region, therefore increasing the level of the water in ocean. Approx 0.6 degree temperature on earth last in 3 days. आओ, the main greenhouse gases, और रट लो इसको। आओ, एक आपको याद रखना है, एक कुछ है ग्रीन हाउसेज गैसेस, ठीक है, और एक है क्या है, गोबर गैसेस, ठीक है, याद रखना। ग्रीन हाउस गैसेस CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड 60% है कंपोजिशन, CH4 मीथेन का कंपोजिशन कितना है 20%, CFC का कंपोजिशन कितना है, CFC क्लोरोफ्लोरो कार्बन, ठीक है, और दूसरा क्या नाइट्रस ऑक्साइड्स, ठीक है, CO2, CH4, N2O और CFC क्लोरोफ्लोरो। सबसे कम जो संख्या का मात्रा किसका है, CFC का, सबसे कम किसका मात्रा है, N2O का 6%, सबसे ज़्यादा किसका है, मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड 60%। रट लो इसको, रट लो रट लो रट लो। ग्रीन हाउस गैसेस का जो कंपोजिशन है रट लो, क्या करोगे, रट लोगे। ग्रीन हाउस गैसेस का कंपोजिशन रट लो बाबू, CO2, ठीक है, CH4, CFC और N2O। CO2 कितना परसेंट, 60%, CH4 कितना परसेंट, 20%, और CFC कितना परसेंट, 14%, N2O कितना परसेंट, 6%। तो देखो ग्रीन हाउस गैसेस और इसके इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग क्या, सुनो। मान लो ये सन है, ठीक है, सन है, अब मान लो ये हमारा अर्थ है, तो सन से जो सनलाइट आ रहा है, ठीक है, सनलाइट आ तो गया, तो यहाँ पर आया, तो जो गैसेज है CO2, CH4, CFC का खूबी क्या है, ये हीट को आने तो दे रहा है लेकिन हीट को वापस जाने देगा नहीं। तो जब हीट को वापस जाने देगा नहीं तो धीरे 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 इसका जो अर्थ का टेम्परेचर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोले, वार्मिंग। और पूरा दुनिया में जब एक साथ गर्म हो रहा है तो क्या बोले, ग्लोबल वार्मिंग। अब इसके गर्म होने से नुकसान क्या है, मान लो पोलर रीजन पे जो बर्फ़ है, क्या है, बर्फ़ है, तो पोलर रीजन में बर्फ़ जो है तो टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से ये बर्फ़ अपने आप क्या होगा, पिघलने लगेगा। पिघलने की वजह से सारा पानी क्या हो जाएगा, फिर समुद्र में आ जाएगा, और समुद्र में आने की वजह से फिर से क्या हो जाएगा, तूफान आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगा, फ्लड हो जाएगा, इससे हमको क्या हो जाएगा, नुकसान आ जाएगा। तो आपको हर हाल में याद रखना है ग्रीन हाउसेज गैसेस, ठीक है, CO2, CH4, CFC, याद रहेगा। तो आपको अगर रखना है तो ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउसेज इफेक्ट मोस्ट वे फ्रॉम माय साइड, सब्जेक्टिव सवाल है, ठीक है। आइए, अल नीनो इफेक्ट क्या है, तो देखो ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, अचानक से पूरा दुनिया में टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल्सो चेंजेस एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एबनॉर्मल चेंज इन द राइज ऑफ टेम्परेचर इन द कोल्ड क्लाइमेटिक रीजन। अचानक से मौसम का बिगड़ जाना, अक्सर हम लोग देखते हैं दिसंबर में बारिश होने लगती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल नीनो इफेक्ट बोलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसम शिफ्ट कर जाता है एक नए जोन की तरफ, ठीक है, याद रहेगा। ओजोन डिप्लेशन, आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, ओजोन परत का क्षय कैसे होता है, तो गुड ओजोन किसको बोलते हैं, ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन द स्ट्राटोस्फेयर। दो लेयर होता है, स्ट्राटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, नीचे होता है ट्रोपोस्फेयर वाला, ऊपर होता है स्ट्राटोस्फेयर वाला। तो आपको ये सवाल बार बार परेशान करेगा। तो जो गुड ओजोन होता है कहाँ पर प्रेजेंट होता है, स्ट्राटोस्फेयर। इट इज एब्जॉर्ब द हार्मफुल रेडिएशन, सूरज से आने वाली गंदी रेडिएशन को क्या कर लेगा, रोक लेगा, प्रोटेक्ट द अर्थ एंड दिस ओजोन इज नॉन एज गुड ओजोन। लेकिन बैड ओजोन क्या है, व्हेन ओजोन प्रेजेंट नियर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमारे आसपास पेड़ पौधे के जस्ट नियर, नीचे वाला चल रहा है, दैट इज ट्रोपोस्फेयर। तो दो लेयर है, ऊपर वाले को बोलते हैं स्ट्राटोस्फेयर, नीचे वाले को बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। यहाँ पर जो ओजोन रहेगा उसको बैड बोलते हैं, ऊपर रहेगा तो बोलो गुड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, ध्यान से देखो। बैड ओजोन, व्हेन ओजोन प्रेजेंट इन नियर द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज ट्रोपोस्फेयर, इट इज हार्मफुल टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन एज बैड ओजोन सिंस इट इज हाईली रिएक्टिव इन नेचर, ठीक है। अब क्या है देखो, द थिकनेस ओजोन लेयर इज मेजर इन डॉप्सन यूनिट मोस्ट वीवी। ये जो ओजोन परत है सूरज की रोशनी को आने वाले जो नुकसानदायक जो किरणें उसको रोक देता है, लेकिन जो हमारा जो बैड ओजोन्स के जो जो बना है अभी हार्मफुल गैसेस के से ओजोन का परत पतला हो गया। पतला होने की वजह से हम लोग इसको नापते हैं डॉप्सन यूनिट में, याद रखना किसमें, डॉप्सन यूनिट में। ओजोन परत को किससे नापते हैं, ये सवाल भी आपको पूछेगा। तो द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इज मेजर इन डॉप्सन यूनिट विद हेल्प ऑफ सम केमिकल्स लाइक CFC। डेप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर टेक्स प्लेट एट सम प्लेसेस क्रिएट्स द ओजोन होल। कहीं कहीं पर ओजोन लेयर के पतला होने की वजह से यहाँ पर छेद हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओजोन होल। और इसी छेद से सूरज का रोशनी हमारे धरती तक डायरेक्ट आ रहा है, और इसी के साथ साथ नुकसान पहुँचाने वाले किरणें भी आ रहे हैं, ठीक है। डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर टेक्स प्लेस सम प्लेसेस क्रिएट्स ओजोन होल थ्रू विच हार्मफुल रेडिएशन कम्स नियर द अर्थ। UVB मोस्ट वीवी फॉर द ऑब्जेक्टिव सवाल, अल्ट्रावायलेट बी, क्या बोलेंगे इसको, UVB, अल्ट्रावायलेट बी,
अल्ट्रावायलेट बी, देखिए UVB डैमेज द कॉर्निया नाउन एज स्नो ब्लाइंडनेस, दैट इज क्या लिखिए इन्फ्लामेशन ऑफ द कॉर्निया। मान लो अल्ट्रावायलेट बी अगर डायरेक्ट हमारे सनलाइट का जो हमारे आई के कॉन्टेक्ट में आ जाएगा तो हमारे आँख के कॉर्निया में क्या आ जाता है, सूजन आ जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, UVB की वजह से होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्नो ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं, स्नो ब्लाइंडनेस। किसकी वजह से होता है, UVB की वजह से होता है। अल्ट्रावायलेट बी की वजह से हमारे आँखों के कॉर्निया में सूजन आ जाता है। इसी बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्नो ब्लाइंडनेस। मोस्ट बीवी फ्रॉम द माई साइड। क्या बोलोगे, मोस्ट बीवी फ्रॉम द माई साइड, ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। ठीक है, फिर बोलते हैं फॉर द कंट्रोल ऑफ ODS ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस एन इंटरनेशनल ट्रीटी नाउन एज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल व साइन इन मॉन्ट्रियल कनाडा 1987। याद रखना ये मीटिंग को क्या दी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 टू कंट्रोल द इमिशन ऑफ द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। याद रहेगा। आइए, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस तो आपको पता ही है, ओजोन को नुकसान का मतलब पतला करने वाला जो चीज़ें हैं आपको पता ही है। क्लोरोफ्लोरो गैस, CFC गैस कितना परसेंट, 14% था। CH4 कितना परसेंट था, 20%। और हेलोजन नाइट्रेट्स वगैरह है। CFC आर मोस्ट डैमेजिंग इफेक्ट्स आर द बीइंग मेड टू रिप्लेस HFC। सबसे ज़्यादा अगर नुकसान पहुंचाने वाला कोई गैस है तो कौन है, CFC। कहाँ पर मिलता है, धारी बनाने वाले फॉर्म में, जेल्स में वगैरह में मिलता है। और अब हम लोग इतना टेक्नोलॉजी में एडवांस हो गए हैं कि CFC को रिप्लेस करके हम लोग HFC यूज़ करते हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बाइड। पहले क्या था, क्लोरोफ्लोरोकार्बाइड। ठीक है। डिफोरेस्टेशन, व्हाट डू यू मीन बाय डिफोरेस्टेशन, जंगल की कटाई। द कटिंग ऑफ फॉरेस्ट इज कॉल्ड एज डिफोरेस्टेशन अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। ठीक है, 1988 किसके हिसाब से, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कब बना था, 1988 में। इट वॉज रिकमेंडेड 33% ऑफ द प्लेन एरिया एंड 67% द हिली एरिया मस्ट बी कवर्ड बाय फॉरेस्ट। कहते हैं 33% जो समतल जगह और कितना परसेंट बाबू बताओ तो, कितना परसेंट बताओ तो, और 67% जो है पहाड़ पर्वत हर हाल में जंगल से ढका हुआ रहना चाहिए। डी टू डिफोरेस्टेशन, जंगल की कटाई की वजह से कंसंट्रेशन ऑफ द CO2 इंक्रीजेज। जाहिर सी बात है, पेड़ पौधे करेगा तो CO2 का मात्रा क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। इट इज़ द मेन काउज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। कितना अच्छी बात कहा, देखो ड्यू टू डिफोरेस्टेशन कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेज, दस इट इज़ द मेन काउज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ग्लोबल वार्मिंग का जो कारण कौन है बाबू, सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, विच इंक्रीज द ग्लोबल टेम्परेचर। इसी को ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, जिसकी वजह से पूरा दुनिया का टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब देखो फिर क्या होता है, रिफोरेस्टेशन, फिर से जंगल को लगा देना। प्लांटेशन इन डिफोरेस्टेड एरिया इज नॉन एज रिफोरेस्टेशन। शायद सी बात है। आइए कुछ सवाल है। रिफोरेस्टेशन वन महोत्सव, महाउत्सव, वन लगाने का जो फेस्टिवल आता है, वन महोत्सव स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1950। याद रखना ये सवाल ऑब्जेक्टिव में आता है। इंडिया में वन महोत्सव कब आया था, एक त्यौहार मनाते हैं जिसमें हर साल में हम लोग पौधे को लगाने का कसम खाते हैं। इंक्रीज द फॉरेस्ट एरिया, ठीक है, याद रहेगा। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट द वर्क टेक्स प्लेस बाय द अमृता देवी बिश्नोई इन जोधपुर राजस्थान 1731। याद रखना, अमृता देवी बिश्नोई। अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड उसके नाम पर दिया था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डांस के लिए। चिपको मूवमेंट, आपको याद होगा चिपको मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। इन मार्च 1974 इन गोपेश्वर चमोली उत्तराखंड में बाय चंदी प्रसाद भट्ट, जिसने चिपको मूवमेंट दिया था, फ्रॉम गोपेश्वर, ठीक है, है ना, सुंदर लाल बहुगुणा इन सियापुर टेहरी उत्तराखंड। चिपको मूवमेंट इज वन ऑफ द बिगेस्ट फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट, सबसे बड़ा मूवमेंट है, इंपॉर्टेंट है। चिपको मूवमेंट को बढ़िया से पढ़ के आना, ठीक है। JFM जॉइंट फॉरेस्ट मूवमेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1980 को दिया था। इन दिस प्रोसेस द लोकल पीपुल आर पार्टिसिपेट इन द प्रोटेक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेस्ट, दे आर ऑल्सो ऑथोराइज टू कट बेनिफिट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट लाइक फूड्स वगैरह वगैरह, रबर, दस इट इज़ द नेसेसरी। कहता है सरकार जंगल लगाता है, लोकल पीपुल को उसको ध्यान रखने के लिए बोलता है, और बदले में बोलता है जितने भी फल जंगल से निकला तुम यूज़ करो। इसी को जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहा गया है। एसिड रेन, फिर से एक ऑब्जेक्टिव सवाल आ जाएगा, मोस्ट भी एसिड रेन से सवाल आता है, गिवन बाय रॉबर्ट अगस्त। सुनो, एसिड रेन का pH कितना होना चाहिए, 5.6 या 6.5 के आसपास रहता है। हर साल ये सवाल आता है। ये क्या होता है, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन नाइट्रोजन। कार्बन का ऑक्साइड देखो, कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा CO2 बनेगा, ठीक है। तो CO2 को जब उसके ऊपर पानी गिरेगा तो क्या बनेगा जी, H2CO3 नहीं बनेगा, कार्बोनिक एसिड नहीं बनेगा। ध्यान से देखो, केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। तो C कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया, CO2 बना, CO2 के ऊपर पानी गिरा तो क्या हो गया, H2CO3। इसी जब H2 टूटेगा किसमें, H+CO3 पे, H- पे, तो ये जो H+ आया उसी को एसिड, जब पानी हमारे ऊपर गिरेगा तो H+ गिरेगा ना, उसी को एसिड बना। सल्फर ऑक्सीजन के बाद क्या बना, SO2 पानी के साथ रिएक्शन किया, क्या बनाया, H2SO3 4, अब टूटेगा H+HSO4। ये एसिड इज कॉकटेल ऑफ द एस्ट्रोजन 3 60। अब यहाँ से देखिए इंपॉर्टेंट है, सैड से 70% ऑफ H2SO4 है ना, 30 से 40% HNO3 नाइट्रिक एसिड।
जो एसिड रेन में होता है सल्फ्यूरिक एसिड कितना होता है 60 से 70% और नाइट्रिक एसिड कितना 30 से 40%। डैमेज फोलिएज एंड ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट, जहाँ पर भी ये गिरेगा प्लांट्स को डैमेज कर देगा। इट कोरेट्स मतलब क्या क्षय कर देता है मेटल्स को, मार्बल्स को, पेंटेड सरफेस को, स्टोन को, स्टोन लेप्रोसी। ताजमहल एट आगरा हिटेड कोरोडेड ड्यू टू द एसिड रेन डिपोजिशन, याद रहेगा। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, लास्ट पॉइंट देख लो। एंड एग्रीकल्चर झूम कल्टीवेशन भी इसको बोलता है। स्लैश एंड बर्न मतलब क्या होता है, कोई जंगल है वहाँ पर हम उस जंगल को काट करके वहाँ पर नया पौधा क्या करेंगे जी, जंगल को काट करके पेड़ों को दिखलाएंगे। आइए, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर झूम कल्टीवेशन, कॉमनली कॉल्ड झूम कल्टीवेशन इन नॉर्थ ईस्ट। कहाँ पर क्या आता है, नॉर्थ ईस्ट में। स्लैश ऑफ इंडिया ऑल्सो कॉल्ड कल्टीवेशन डिफोरेस्टेशन। इन स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर द फार्मर आर कट द ट्री, हाँ, then the forest and burn the plant remaining the ash is used for the fertilizing, land area used for the farming, cattle grazing. After cultivation the area is left for the several years so to allow its recovery from the farmer also. Major इफेक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन, पेड़ पौधे की कटाई के ज़्यादातर नुकसान क्या है, इनहेंस CO2 कंसनट्रेशन, CO2 बढ़ जाएगा, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी कम हो जाएगा, डिस्टर्ब हाइड्रोलाइटिक साइकिल, ठीक है, वाटर का साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, ठीक है। लास्ट पॉइंट, चैप्टर खत्म। The hazardous radioactive elements of strontium, cesium, iodine, cobalt-60 used in tumor therapy and a source of gamma radiation induced mutation। इस प्रकार का आपका चैप्टर हो गया बाबू खत्म, ठीक है। और इसको खत्म करने के साथ इसका कुछ क्वेश्चन देखेंगे, आइए देख। आइए फाइनली इन्वायरमेंटल इशू जो पढ़े अभी जस्ट, उसका कुछ सवाल है PYQ 2013 से 2025 के बीच कितने सवाल पूछा गया है उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। आइए, तो इंडिकेटर ऑफ SO2 पोल्यूशन कौन होता है, लाइकेन होता है। सेफ नॉइज फ्लेक्सिबिलिटी हूँ के हिसाब से अभी जो 30 से 60 डेसिबल, ठीक है। तो 20 से 30 होगा, 45 होगा, तो 20 से 30 ए ऑप्शन चले जाएगा। फैक्टर ऑफ एसिटेन, एसिटेन का फैक्टर कौन है, NO2 और SO2। लाइकेन इंडिकेटर किसका है, SO2 पोल्यूशन का। जनरली थ्रेशोल्ड ऑफ साउंड इंटेंसिटी फॉर ह्यूमन 20 से 30 डेसिबल, अभी तो जस्ट पढ़ के निकले। कार्बन मोनोऑक्साइड इज द मेजर पोल्यूटेंट्स ऑफ, कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से निकलता है, एयर, हवा से निकलेगा, ठीक है। विच ऑलवेज प्रेजेंट इन द फोटोकेमिकल स्मोक, SO2 रहेगा, कौन रहेगा, SO2। सात का आंसर क्या है, अच्छा सॉरी, ओजोन रहता है, सॉरी कौन रहता है, ओजोन रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज बायोमैग्निफिकेशन, अभी तो पहले DTT और मरकरी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, ठीक। व्हाट इज द pH वैल्यू ऑफ द एसिड रेन, 6 से कम होता है तो 5 हो जाएगा, ठीक है। हाई कंसेंट ऑफ इक्वलाइन वाटर इंडिकेटर ऑफ द सीवेज पोल्यूशन, ठीक है। pH ऑफ एसिड रेन बिलो 5.6, ठीक है। विच वन इज द प्रोमोटेड एक्वाटिक फील्ड, आइकोनिया क्रासा, स्टोमेटा रूट्स लैकिंग इन द विच ऑफ द फॉलोइंग, हाइड्रिला, स्टोमेटा किसमें नहीं होता है, जर्स में, हाइड्रिला में नहीं होगा, पानी वाला पौधे में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज रेफर टू द टेरर ऑफ द बंगाल, से तो करे ही हो, ठीक है। तो इस प्रकार आपका हो गया सब्जेक्टिव सवाल, इसमें कुछ देख लेते हैं, लेकिन NCERT में से चैप्टर हटा दिया, फिर भी आप देख लीजिए, ठीक है। व्हाट इज बायोमैग्निफिकेशन, मेरे तरफ से ये सवाल गिफ्ट में रहेगा सब्जेक्टिव में, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग पढ़ लेना, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी पिछले साल पूछा था, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या है ये भी पूछा था, यूट्रोफिकेशन को रट लेना है, ठीक है। सब्जेक्टिव सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओजोन डिप्लेशन को बढ़िया से पढ़ के चले जाना है, हम नोट्स पे पढ़ाए हैं। स्नो ब्लाइंडनेस में बहुत ज़्यादा चर्चा की हम, ठीक है, तो उसको भी देख लेना है। बाकी न्यूक्लियर वेस्ट नहीं पूछेगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप जल्दी से जाइए यूट्यूब में जाके देख लीजिए।